सो व्हाट्स अप गाइस, लास्ट 2 वीक से इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। द मेन रीज़न बीइंग आई वेंट टू द हिमाचल प्रदेश और मैंने काफ़ी सारे जगह को एक्सप्लोर किया है। तो इसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो का टॉपिक है, क्लास 10 से क्लास 11th में आने के बाद जो ट्रांजिशन होता है उसको तुम कैसे फेस करोगे। अब ये एक ऐसा टाइम है जो तुम्हारे स्कूल के जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होता है, मतलब अभी तो यार डिवाइड कर दिया एक सेमेस्टर फॉर्मेट में। काउंसिल का रूल चेंज हुआ, नया एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद सेमेस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें जो सितंबर अक्टूबर में तुम्हारे हाफ टर्म या सेमी एग्ज़ाम जो क्या कहते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इस टाइम पे तुम प्रेशर को कैसे मैनेज करोगे, 11 में क्या क्या नया चीज़ तुम फेस कर रहे हो इस टाइम, क्या क्या नया प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे तुम सोल्यूशंस में कन्वर्ट करोगे, कैसे उसका तुम सोल्यूशन निकालोगे। सो मी एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, मैं तुम्हारा एज अ बड़ा भैया तुमको इस विषय में गाइड करना चाहता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसको जॉट डाउन किया है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा जो सारे डाउट्स है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो चलो यार, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे क्लास 11 के साइंस स्ट्रीम के बारे में। मेरा जो चैनल का ऑडियंस है दैट्स मेनली ओरिएंटेड टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई नीट। तो यहाँ पे हम क्लास 11 में आने के बाद जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं साइंस स्ट्रीम से, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत डिफिकल्ट लगता है इनिशियली, बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्यों? अब देखो, मैं पर्सनली आईएससी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। आई डिड माई एंटायर स्कूलिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 फ्रॉम डॉन बॉस्को स्कूल लिलुआ, और ये आईसीएससी स्कूल है। तो यहाँ पे क्लास 11-12 में आईएससी बोर्ड था। तो मैंने एनसीईआरटी एज सच स्कूल में नहीं पढ़ा था। आई वॉज नॉट फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड। और अगर इस सिचुएशन को मैं कंपेयर करूँ कि क्लास 10 से जब हम क्लास 11 में जाते हैं तो ये कुछ यार इस तरीके का होता है, पॉन्ड से सी का ट्रांजिशन। तुम क्लास 10 तक इस पॉन्ड में नहा रहे थे, अब सडनली क्लास 11 में आने के बाद तुमको कहा गया जाओ जाके सी समुद्र पे नहाओ। तो एक छोटे से पॉन्ड, छोटे से वाटर बॉडी, मतलब छोटे सा पॉन्ड से जब तुम एक समुद्र पे जाओगे, जो छलांग लगाओगे, उसके बाद इतना सारा पानी है तुम्हारे चार पास, तुमको स्विमिंग में डिफिकल्टी होगा, तैरने में तकलीफ होगी। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। क्लास 10 एक पॉन्ड है और क्लास 11 एक बहुत गहरा समुद्र है। अब चलो यार, यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस है जो तुम फेस कर रहे होगे इस टाइम, उस पर नज़र डालते हैं। क्लास 10 पे तुम्हारा स्कूल था, एक ट्यूशन था, एक दो सब्जेक्ट के लिए, और एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब था। स्कूल से तुमको होमवर्क, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट ये सब करना होता था जो तुम इफेक्टिवली कर लेते थे। अब यहाँ पे आता है क्लास 11। क्लास 11 में तुम्हारे पास स्कूल का प्रेशर रहेगा, तुमको स्कूल जाना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ पे तुम्हारा कम्पिटिटिव एग्जाम का एक एडिशनल प्रेशर तुम्हारे सर के ऊपर आएगा, जो तुम मतलब अपना जो करियर बनाओगे, जिस लाइन में तुम ग्रेजुएशन करोगे, इंजीनियरिंग होगा तो जेई, मेडिकल में ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो तुमको नीट देना पड़ेगा। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इनका एक एडिशनल प्रेशर तुम्हारे सर पर रहेगा। तुमको यहाँ पे ट्यूशन लेने पड़ेंगे, स्कूल के जो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके एज सच ट्यूशन तुम ले सकते हो, ट्यूशन तुम ले रहे होंगे। और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तुमको किसी कोचिंग सेंटर, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तुमने अपने आप को एनरोल किया है। तो ये दोनों तो यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूशंस हो गए जिनके साथ तुम अटैच्ड हो। मतलब जो तुम ट्यूशन जाते हो उसको भी मैं इस एक इंस्टीट्यूशन के अंडर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे एक टाइम का फैक्टर आता है। तुम स्कूल से घर जाते हो और उस टाइम पे अगर तुम ट्यूशन जाते हो, एक टाइम का फैक्टर वहाँ पे चला गया। स्कूल से ट्यूशन का वक्त, ट्यूशन से घर का ये जो टाइम, एक अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पे चला गया। फिर घर से तुम कम्पिटिटिव के लिए कोचिंग पे जाते हो, एक टाइम का फैक्टर वहाँ पे चला गया। तो ऐसे टाइम तुम्हारा मतलब ट्रैवलिंग में यूटिलाइज हो रहा है, ट्रैवलिंग में कुछ टाइम यहाँ पे तुम लूज़ कर रहे हो इस टाइम। और क्लास 11 में पर सब्जेक्ट 2-3 किताब तुम्हारे पास होंगे, आगे चल के इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तुम्हारे पास एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बुक्स होंगे, तुम्हारे पास मॉड्यूल्स होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर तुम एनरोल करते हो। साथ साथ तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे, मतलब रियल, मतलब जो स्कूल में प्रैक्टिकल, तुमको एक एडिशनल प्रेशर होगा। मतलब पहले तो क्या था, पहले तुम्हारा क्लास 10 तक कोई ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता था, बट क्लास 11-12 में प्रॉपर थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और प्रैक्टिकल एक अलग एग्जाम होगा थ्योरी से, तो उसका एक अलग सा प्रेशर है। साथ साथ यहाँ पे एक करियर के साथ कन्फ्यूजन, में किस लाइन में जाऊँ, कौन सा करियर चूज़ करूँ, इसके रिगार्डिंग एक कन्फ्यूजन। तो ये सारा चीज़ क्लास 11 में तुम्हारे साथ होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कि मतलब एक चीज़ को जब तुम पढ़ोगे कहाँ से पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ स्पेसिफिक टॉपिक, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है। अब इसको तुमको 3 जगह पढ़ाया जाएगा। तुम स्कूल जाओगे, स्कूल में इस टॉपिक को एक तरीके से पढ़ाया जाएगा। तुम घर आओगे, घर आने के बाद ट्यूशन जाओगे, ट्यूशन में इस टॉपिक को अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे तुम सैटरडे संडेज़ को, वीकेंड्स को कोचिंग सेंटर पे जाओगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे इस टॉपिक को फिर से पढ़ाया जाएगा। तो
एक टॉपिक को 3 बार यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है कि तरीके थोड़े थोड़े अलग है, बट इन दी एंड जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सेम है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता। तो मेरा यहीं पे एक सजेशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है कि किसी एक इन तीनों में से, अगर तुम इन तीनों पे एनरोल्ड हो तो इन तीनों में से किसी एक पे अच्छे से अटेंशन दो और बाकी 2 को रिवीजन के लिए यूटिलाइज करो। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हें लगता है कि अपने कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, और कोचिंग सेंटर स्कूल से थोड़े पहले चलते हैं, थोड़े फास्ट चलते हैं, तो पहले ये प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर तुम्हारा कोचिंग इंस्टीट्यूट में खत्म हो गया, तुमने कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर लिया। तो जब ये टॉपिक फिर से स्कूल में पढ़ाया जाएगा तब तुम इसको एज अ रिवीजन ट्रीट करोगे। जब फिर से घर आने के बाद तुम ट्यूशन जाओगे, ट्यूशन में जब ये प्रोजेक्टाइल पढ़ाया जाएगा तब तुम इसको एज अ रिवीजन ट्रीट करोगे। तो एक जगह से तुमने अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से बना लिया, उसके बाद 2 जगह तुम इसको एज अ रिवीजन ट्रीट करो। तो ऐसे तुम सेम चीज़ को रिपीट होने से रोक सकते हो और अपना रिवीजन भी मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। सो ये एक मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स तुम्हारे लिए इस टाइम पे रहेगा। और एक बात यहाँ पे, क्लास 10 में जो बुक्स थे उसमें एक चैप्टर का जो मिनिमम साइज था दैट वाज अराउंड 4 to 5 पेजेस, क्लास 11 में आने के बाद ये बन जाता है अराउंड 15 to 20 पेजेस। वॉल्यूम का यहाँ पे एक इंक्रीज होता है। अब वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होता है मतलब कंटेंट बढ़ता है, कंटेंट जैसा बढ़ता है तुम्हारा फॉरगेटफुलनेस का चांस बढ़ता है, फॉरगेटफुलनेस का चांस बढ़ता है, क्या करना पड़ेगा तुमको, रिवाइज करना पड़ेगा। बट टाइम तो तुम्हारे पास सेम है और इतना सब कुछ करना है तुमको, तो यहाँ पे टाइम का एक कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो इसलिए मैंने बताया कि जब तुम इस तीनों चीज़ों को कर ही रहे हो तो एक में फोकस कर लो और दोनों में इसको रिवाइज कर लो, अच्छे से तुम्हारा यहाँ पे काम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जहाँ पे क्लास 10 में हमको एक बुक फॉलो करना होता था, क्लास 11 में यहाँ पे क्या क्या करना होता है। ये देखो, क्लास 10 में अगर मैं एक किताब लूँ, क्लास 11 में हमारे पास एक टेक्स्ट बुक होता है जो जिससे स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल को जिससे तुम फॉलो अप करते हो। उसके बाद साथ साथ एक रिवीजन बुक कई लोग साथ साथ एक रेफरेंस बुक कई लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। यहाँ पे कम्पिटिटिव के लिए एक MCQ का बुक कई लोग खरीदते हैं। साथ साथ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो तुम वीकेंड्स पे जाते हो उनका एक मॉड्यूल्स होता है। साथ साथ यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी बुक होता है। सो इतना सब कुछ तुमको करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो तुमको ध्यान में रखने होंगे, ये एकदम सच बात है। और इन विषय पे तुम यार मुझको ट्रस्ट कर सकते हो एज अ एल्डर ब्रदर, क्योंकि मैं इस फेज को 4 साल पहले ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ। मेरा 11th हुआ था इन 2017, मतलब जो मेरा ICSE था मैंने 2017 में दिया था। तो ये जो सिचुएशन तुम अभी फेस कर रहे हो ये मैं 5 साल पहले ऑलरेडी फेस करके आ चुका हूँ, ठीक है। तो इस टाइम पे यार कुछ ट्रुथ्स है, कुछ सच बातें हैं जो तुमको याद रखनी चाहिए, फ्यू ट्रुथ्स। अब यहाँ पे देखो, स्कूल का जो इंटरनल मार्क्स है मतलब फर्स्ट टर्म में जो तुमको मार्क्स मिलेगा, कोई मायने नहीं रखता। स्कूल का जो क्लास टेस्ट होता है आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 50, दे रियली डजंट मैटर। अब इन टेस्ट देने के चक्कर में कई लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। कॉन्सेप्ट उनका अच्छे से तैयार नहीं होता, चले जाते हैं टेस्ट देने। और टेस्ट देने के बाद जब तुम्हें लगता है क्या टेस्ट तो दे दिया, इसका मतलब चैप्टर खत्म। असल में चैप्टर खत्म नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे वीक है। अब इन चीज़ों को यार अगर तुम रिपीट करते जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमको यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही नहीं होंगे तुम MCQs को इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये मैंने अपने आप फेस किया है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इसको आज शेयर कर रहा हूँ। टाइम लो, अच्छे से कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझो। अगर इन तीनों चीज़ों से भी नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे स्कूल, ट्यूशन, कॉम्पिटिटिव, कहीं से भी किसी भी टॉपिक को तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जाओ यूट्यूब पे लेक्चर्स देखो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस है, जो तुमको कंपैटिबल लगे उनको देखो। एट द एंड ऑफ द डे योर एम शुड बी टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। एक चैप्टर से जब तुम दूसरे चैप्टर पे जाओगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड ट्रूथ, अब देखो बोर्ड में जो तुम्हारे मार्क्स होंगे बोर्ड्स विल बी सॉर्टेड। बोर्ड में तुमको 90% के ऊपर स्कोर मिल जाएगा। इसके लिए तुमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी बच्चे का यार कॉम्पिटिटिव में सिलेक्शन हो गया विद अ वेरी गुड रैंक और उसका बोर्ड में लेस देन 60% आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिन लोगों का सिलेक्शन होता है नीट जेई में, उन लोगों का बोर्ड में भी 95 से ऊपर रहता है और अराउंड 95 उनका मार्क्स रहता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग तुमको चिंता करने की बात नहीं है। और हालांकि ये बोर्ड का जो है ना, बोर्ड क्लास 12 में होगा तो अभी बहुत देरी है, ठीक है। क्लास 11 के जो सब्जेक्ट्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे तुम इस टाइम पे स्पेशली ध्यान दो। तुमको कम टाइम में चीज़ें फिनिश करना है, ये बातें अपने दिमाग से हटा लो कि जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को कर लूँगा, नहीं। टाइम लो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ पे समझो, बिल्डअप करो, ठीक है। अब
यहाँ पे क्लास 11 में तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट आएगा जो तुमको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, दैट्स योर इंग्लिश। और मैं यहाँ पे ओपनली कह सकता हूँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन लेना चाहते हो, डोंट स्टडी इंग्लिश टू मच इंग्लिश यहाँ पे तुम मत पढ़ो। अब इंग्लिश में क्वेश्चन जब तुम आएंगे ना, जब इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, अगर तुम्हारा स्कूल अच्छा हुआ तो यहाँ पे तुमको एक लॉन्ग आंसर लिखवा दिया जाएगा, एक लॉन्ग आंसर तुमको यहाँ पे लिखवा दिया जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आया तो ये सेम लॉन्ग आंसर थोड़ा छोटे मोटे इधर उधर चेंज करके तुम ये सेम लॉन्ग आंसर लिख दोगे। तो हमारे टाइम पे तो यार ऐसे चलता था, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए ऐसा ज़्यादा कुछ टेंशन मत लो। और फोर्थ पॉइंट, कॉन्सेप्ट इज़ इंपॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। और यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसको यार उसका जो डेप्थ है उसको अच्छे से स्टडी करो। अब तो यूट्यूब में भी काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जेई देना है, नीट देना है या कुछ और करना है, ये यार डिसाइड कर लो, ठीक है। ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी तुम डिसाइड करो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। और सितंबर तक, नेक्स्ट मंथ के पहले तक तुमको डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर तुम ड्रॉप नहीं मारना चाहते, अगर तुम विद क्लास 12 सिलेक्शन पाना चाहते हो तो अभी से यार डिसाइड कर लो कि तुमको करना क्या है। मेरे साथ यह एक प्रॉब्लम था, मैं बहुत लेट डिसाइड किया था कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। मैं क्लास 11-12 में मैथ्स बहुत ही अच्छी तरीके से करता था, मैथ्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था। बट मुझे जेई नहीं देना था। मतलब कभी कभी मुझे लगता था कि हाँ जेई में दे दूँ, बट उतना ज़्यादा स्ट्राइकिंग भी नहीं लगता था जेई। सो इन द एंड मैंने जेई नहीं दिया। बट मैथ्स में मैंने बहुत एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम मैथ्स में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। और उस टाइम पे बायो में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था, बायो मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, बट फिर भी मुझे नीट देना था। तो ये एक सेपरेट डिस्कशन टॉपिक है। इसको लेके हम अगले किसी दिन बात करेंगे, सेपरेट टॉपिक कि मैं कैसे कंफ्यूज था क्लास 11-12 में। तो यही बात है कि अभी से यार अपना गोल फिक्स कर लो, जेई देना है या नीट देना है, ठीक है। इसके बाद सजेशंस मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। डेली स्टडी यहाँ पे तुम करो, रोज़ पढ़ाई करने के लिए बैठो, कुछ अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट करो। एवरीडे स्टडी इज़ इंपॉर्टेंट। बिल्ड सॉलिड कॉन्सेप्ट फ्रॉम वन प्लेस, जैसे कि मैंने बताया, तीनों जगह पे तुम जाओगे। और यहीं पे इस पॉइंट में एक सजेशन है तुम्हारे पास, सजेशन है मेरे पास। अगर तुम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन अब यहाँ पे तो तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुके हो, यू हैव जॉइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट। तुम वीकेंड, सैटरडे, संडे पे यहाँ पे जाते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से हो रहा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम समझ पा रहे हो अच्छे से, तो यहाँ पे तुम इन ट्यूशन को ना छोड़ सकते हो, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव सेंटर्स में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें दे आर अ सॉर्ट ऑफ ट्यूशन, ये एक तरह का ट्यूशन ही हो गया, ठीक है। तो अगर कॉम्पिटिटिव सेंटर्स में, कोचिंग सेंटर्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो क्यों यार सेपरेटली सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाना है, ठीक है। तो इन ट्यूशन्स को तुम छोड़ सकते हो। अब ये ट्यूशन छोड़ने से तुम्हारे पास क्या बढ़ जाएगा, ट्यूशन को छोड़ने से तुम्हारे पास यहाँ पे टाइम बढ़ जाएगा। टाइम कैसे बढ़ेगा, घर से तुमको ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा, स्कूल से डायरेक्ट तुम घर जाते हो। और जो ट्यूशन का टाइम था प्लस ट्रैवलिंग टाइम था, ये दोनों टाइम तुम्हारे पास बढ़ गया। इन दोनों टाइम्स पे तुम ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा एक चीज़ तुम यहाँ पे कर सकते हो, प्रोवाइडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छा समझाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एमसीक्यू प्रैक्टिस, अब देखो कई लोग कहते हैं कि अगर मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँ तो बोर्ड लेवल के लिए कैसे मेरा प्रिपरेशन होगा। अब देखो, अगर हम बात करें कि सिंपल चैप्टर्स लाइक मोल कॉन्सेप्ट और फिजिक्स का कोई भी चैप्टर, तो इनमें यार अगर बोर्ड के भी अगर हम बात करें, बोर्ड लेवल एग्जाम्स, तो इनमें भी यार सम्स आर इंपॉर्टेंट। सम्स के ऊपर एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ पोर्शन डेडिकेटेड है। तो सम्स तो यार एमसीक्यू फॉर्मेट में भी तुम कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है कि एमसीक्यू का जो आंसर है एक मतलब तुमको टिक करना होता है, बट कैलकुलेशन तो सेम है, कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो एमसीक्यू बहुत ज़्यादा हद तक प्रैक्टिस करो, इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा तुम्हारे बोर्ड्स को, ठीक है। इस सोच में मत रहो कि मैं ज़्यादा एमसीक्यू कर रहा हूँ तो ये जो सब्जेक्टिव फॉर्मेट है बोर्ड्स का, उसका मेरा प्रिपरेशन नहीं हो रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और बोर्ड के लिए क्या करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए तुमको यहाँ पे सॉल्व एग्जाम प्रैक्टिस करना है। जो क्लास 11 का एग्ज़ाम होगा, फिर क्लास 12, तो ये जो बोर्ड लेवल के लिए सॉल्व एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारा स्कूल का टेक्स्ट बुक है उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स देखो, सॉल्व एग्जाम्पल से ही मोर देन हाफ ऑफ योर थिंग्स विल बी डन, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम यहाँ पे रेफर करो, बोथ फॉर बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, उस चैप्टर का जो बोर्ड के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको यार देख लो। हालांकि क्लास 11 में तो तुमको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्लास 12 से मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एक चैप्टर खत्म हुआ, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लो, कैसे क्वेश्चन आए थे उनको एक बार जाके रिवाइज कर लो। इसके बाद कॉम्पिटिटिव वाला तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, ये तो 11 में तुम्हारे लिए मिल जाएगा, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका एक किताब खरीद लो
देखो कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए थे जिस चैप्टर को तुमने अभी अभी ख़त्म किया था, और उनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, ठीक है। सो यही मेरे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैं तुम लोगों के साथ कन्वे करना चाहता था। तो अगर तुम क्लास 11 में हो, जस्ट यही कुछ चीज़ें हैं। और देखो क्लास 11 एक ऐसा टाइम है, ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। एक बहुत अमाउंट ऑफ प्रेशर तुम्हारे सर के ऊपर आ जाता है। तुम्हारे साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे पहले भी लोगों के साथ हुआ था। तो ये एक कांस्टेंट चीज़ है, होता रहेगा। अगर तुम साइंस स्ट्रीम लेते हो, इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, बी यूज्ड टू इट। टफ टाइम्स डू नॉट परसिस्ट बट टफ पीपल डू। टफ टाइम कुछ देर के लिए आएगा, तुमको इसको रेजिस्ट करना होगा। तुमको अगर तुम खुद टफ हो ना, तो ये टफ टाइम पास कर जाएगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम तुमको नहीं होगा। इसी सोच के साथ वीडियो को आज हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।